हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्रेमर्स रूल। ठीक है, इस वीडियो में जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी एरर होती है तो उसके लिए आप पिन कमेंट एक बार ज़रूर पढ़ लें, और अगर आपको कोई एरर मिलती है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रेमर्स रूल जो रेखीय समीकरण के हल के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है रेखीय समीकरण का। यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल हैं x, y और z, और आपके पास टोटल 3 इक्वेशन हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं। इनके सॉल्यूशंस के लिए हम क्रेमर्स रूल का यूज करते हैं। तो जो प्रॉब्लम आती है वो इस नाम से आती है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रेमर्स रूल्स के मदद से सॉल्व कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्रेमर्स रूल, कैसे अप्लाई करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका लीनियर इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, ax प्लस by प्लस cz, और जो कुछ कांस्टेंट होता है वो राइट साइड में लिखते हैं। तो d क्या है, एक कांस्टेंट क्या है। ठीक है, ये a b c ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, और d एक कांस्टेंट है, d एक कांस्टेंट है, अचर है। राइट, एक अचर है। फाइन। तो हमारे पास ये आपकी 3 इक्वेशन दी गई हैं। तो क्रेमर नियम के अनुसार जो x का मान होता है वो होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y का मान होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z का मान डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या डेल्टा है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये क्या है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये डेल्टा है ये होता है गुणांकों का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। तो देखिए ये जो डेल्टा बना है कैसे बना है, अगर आप देखेंगे तो x के कोफिशिएंट जो हैं a1, a2, a3, जो x के कोफिशिएंट हैं वो कॉलम 1 में हैं। राइट, x के कोफिशिएंट किस में हैं, कॉलम 1 में। ठीक है, तो यहाँ ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट है। कॉलम 2 को अगर ध्यान से देखेंगे, ये कॉलम 2 b1, b2, b3, तो ये y का कोफिशिएंट है। देखिए b1, b2, b3, तो y का कोफिशिएंट है वो कॉलम 2 में है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये y के कोफिशिएंट हैं। सिमिलरली थर्ड कॉलम अगर आप देखेंगे c1, c2, c3, तो ये z के कोफिशिएंट हैं। c1, c2, c3 किसके कोफिशिएंट हैं, z के। जब भी आप लीनियर इक्वेशन लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसी ऑर्डर में लिखेंगे, x फिर y फिर z। ठीक है, तीनों इक्वेशन में। उसके बाद आप x, ये वाली जो कॉलम 1 है x का कोफिशिएंट, जो कॉलम 2 है उसमें y का कोफिशिएंट, जो कॉलम 3 है उसमें z का कोफिशिएंट, तो ये z का कोफिशिएंट है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका डेल्टा कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है। ठीक है, फाइन। तो आप देखेंगे कि ये आपका ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है कॉलम 2, और कॉलम 3 z का कोफिशिएंट है। फाइन। अब देखिए डेल्टा 1 कैसे डिफाइंड होता है, ध्यान से देखिए। जो x का मान है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। ठीक, तो जो डेल्टा 1 होता है एज इट इज डेल्टा होता है, उसमें एक चेंजेज बस होता है। ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये डेल्टा 1 जो होता है सिर्फ एक चेंजेज होते हैं,
लेट मी पेस्ट इट हियर। हाँ फाइन। तो जो डेल्टा 1 है वो डेल्टा ही होता है, ठीक है। बस एक चेंज होगा, क्या, इसका जो कॉलम 1 है, ये जो कॉलम 1 है, ठीक है, यहाँ कॉलम 1 आपके क्या देख रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट है। तो जब एक्स का मान आपको निकालना है तो क्या लिखना है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है डेल्टा 1 में वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये जो कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, d1 d2 d3। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कोफिशिएंट हैं एक्स के उसको रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह मैं लिखूंगा कांस्टेंट टर्म। कौन से, d1 d2 d3, d1 d2 d3। फाइन। ये जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड में मैं उनको लिखूंगा, ठीक है, d1 d2 d3। सिमिलरली, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो आपने क्या देखा, जो कोफिशिएंट है x का उसकी जगह हम लिखेंगे d1 d2 d3, इसकी जगह हम लिखेंगे ये जो कांस्टेंट हैं d1 d2 d3। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ d1 d2 d3। फाइन। डेल्टा 2 जो है, आप यहाँ पे देखें y का मान क्या है, सॉरी y का मान आप है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो जो डेल्टा 2 होगा डेल्टा ही होगा, बस उसका एक कॉलम जो y का कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक चेंजेज मुझे करने हैं, सिर्फ एक चेंजेज, जो कि y का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है, देखिए यहाँ पर जो ये y का कोफिशिएंट है b1 b2 b3, इसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, कांस्टेंट टर्म से, d1 d2 d3 से। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, d1 d2 d3, d1 d2 d3। सिमिलरली अब शायद आपको क्लियर होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। डेल्टा 3 किसका, जेड का मान कैसे निकाल रहे हैं, जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो जो जेड का जो डेल्टा 3 बनेगा वो एग्जैक्टली डेल्टा होगा, एक्सेप्ट जो जेड का कोफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, जो डिटर्मिनेंट डेल्टा है, और उसमें जो है जेड के कोफिशिएंट को मैं रिप्लेस कर दूंगा कांस्टेंट टर्म से। तो देखिए, लेट मी पेस्ट इट हियर, ओके, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, जस्ट अ सेकेंड। फाइन। तो यहाँ पर देखिए जो जेड का कोफिशिएंट क्या, यहाँ पर जो जेड का कोफिशिएंट c1 c2 c3 है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, उसकी जगह रिप्लेस करूंगा कांस्टेंट टर्म जो है d1 d2 d3। तो मुझे इसे इरेज कर देने दीजिए। फाइन। और इसकी जगह मैं लिख दूंगा d1 d2 d3। फाइन। तो आप ध्यान कैसे देंगे, जिसका मान निकालना है x1, तो डेल्टा 1 क्या है, सेम डेल्टा है, बस जो x का कोफिशिएंट है उसकी जगह मैं कांस्टेंट वाला टर्म लिख दूंगा d1 d2 d3, ठीक। y का मान क्या है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो जो डेल्टा 2 बनेगा वो डेल्टा ही होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा डेल्टा में, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा d1 d2 d3 से। सिमिलरली z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा है, तो जो डेल्टा 3 है डेल्टा ही होगा, बस जो z का कोफिशिएंट डेल्टा में है उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म। फाइन। तो आई होप आपको क्लियर है कि डेल्टा क्या है, कोफिशिएंट, गुणांकों का सारणी, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, जो आपके ये हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यही आपको समझना है इस प्रॉब्लम में। और उसके बाद डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है और डेल्टा 3 क्या है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको x का मान निकालने के लिए डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y का मान निकालने के लिए डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z का मान निकालने के लिए डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो आपको टोटल 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं एक्स वाई जेड को सॉल्व करने के लिए, एक तो डेल्टा और बाकी डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। ध्यान दीजिए,
एक्स वाई जेड में तीनों में जो डेल्टा है वो डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये क्रेमर्स रूल की कंडीशन है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या देखा कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 4। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के जो तरीके होते हैं, अपने 3x3 का एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आप स्वयं देख लेंगे, मैं पहले की वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे मान निकालते हैं। फाइन, तो यहाँ पर देखिए फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें 3 टर्म आपके पॉजिटिव होते हैं और हर एक टर्म में 3 एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। मैं जो ऑर्डर फॉलो किया हूँ वो इस तरीके से लिखा हूँ, ए बी और सी। कहीं पे सी बी ए आया है, सी ए बी आया है, तो मैं कोशिश किया हूँ ए बी सी के टर्म्स में लिखने की। तो आप देखेंगे तो सारे टर्म मैं ए बी सी के टर्म्स में लिखा हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पॉजिटिव टर्म आते हैं। ठीक है, और आपके ये 3 पॉजिटिव टर्म और यहाँ पे माइनस साइन। तो इसी बात को सैरस डायग्राम के द्वारा भी निकाला जाता है। यही मान जो है आपका, इस जो ये जो डेल्टा का मान है, जो डिटर्मिनेंट का मान है, वो सैरस डायग्राम के द्वारा भी निकाला जाता है। सैरस डायग्राम में क्या करते हैं, इसी ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पर, इसी इक्वेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसी को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, उसमें क्या करते हैं, जो आपका डिटर्मिनेंट होता है उसको तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का मान मुझे निकालना है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, लेट मी पेस्ट इट हियर। फाइन, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, इसको दोबारा एज इट इज कॉपी करते हैं। तो देखिए मैं कॉलम 1 को कॉपी कर रहा हूं, कॉलम 1 को कॉपी करूंगा यानी A1 A2 A3, और फिर उसके बाद कॉलम 2 को भी कॉपी करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जैसा कॉलम 2 है वैसा कॉलम 2 कॉपी कर लेते हैं। फाइन, तो मैं कॉपी कर लेता B1 B2 B3। फाइन, B1 B2 B3। उसके बाद एक ये जो डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है A1 B2 C3, डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट है आपका A1 B2 C3, ये पहला प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा, इन तीनों का B1 C2 A3। तो मैं इसको ऑर्डर में लिख रहा हूं, देखिए क्या ऑर्डर लिखूंगा मैं A3 पहले लिखूंगा, मैं पहले A3 लिखूंगा, फिर B1, फिर C2, इन तीनों को प्रोडक्ट को। ठीक है, तो जो इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा उसको वो होगा A3 B1 C2। ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट देखिए, हाइलाइटर को ध्यान से देखिएगा, लेट मी यूज स्मॉल थिकनेस। फाइन, तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक, आई होप क्लियर होगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका A2 B3 C1। मैं ABC ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। ठीक, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। फाइन, जो भी रिजल्ट आए इन तीनों को आपने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद देखिए आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, A3 B2 C1, ध्यान से देखिएगा, A3 B2 C1, दिस इज A3 B2 C1। उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट B3 C2 A1। तो मैं ऑर्डर इस तरीके से लिखता, A1 B3 C2। आप समझ गए होंगे अगला क्या आने वाला है, ये प्रोडक्ट होगा आपका C3 A2 B1, इन तीनों का, और मैं ऑर्डर इस तरीके से लिखता हूँ A2
A2 B1 C3, इन तीनों को ऐड करना है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो पहला है, ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर है, ठीक है, वो यहाँ पर है, फाइन। और जो दूसरा ये ब्रैकेट है वो यहाँ पर है। आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, फाइन। तो जो डिटर्मिनेंट का मान होता है, जो डिटर्मिनेंट का मान होता है, जो डिटर्मिनेंट का मान होता है, यहाँ पे जो सम आया है उसमें से इस ऊपर वाले सम को घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो सम है उसमें से ऊपर वाले को घटा देंगे तो आपका डिटर्मिनेंट का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम में देखेंगे तो आप एक्सपेंशन या तो इस मेथड से कर लें या फिर सैरस डायग्राम में, क्योंकि क्रेमर्स रूल में सिर्फ आपको 4 डिटर्मिनेंट ही निकालने हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। दिए गए समीकरणों को क्रेमर नियम द्वारा हल करें, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेल्टा, फाइन। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेल्टा। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, कॉलम 1 में आपका होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो अगर आप एक्स के कोफिशिएंट को देखेंगे तो 2 1 3, फाइन। एक्स का कोफिशिएंट हो गया 2 1 3। वाई का कोफिशिएंट उसके बाद देखेंगे तो -1 3 -2। तो वाई का कोफिशिएंट हो गया -1 3 -2। जेड का कोफिशिएंट देखेंगे तो 1 2 4, सॉरी 1 -2 4, राइट। सी केयरफुली, दिस इज 1, दिस इज -2 4, सो 1 -2 4, ठीक है। तो इसको मैं सैरस डायग्राम से इसका मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर रहे हैं, मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। सैरस डायग्राम के लिए इसको कॉपी कर लेता मैं, लेट मी कॉपी दिस, लेट मी पेस्ट इट हियर, फाइन। उसके बाद क्या करते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को कॉपी कर लेते हैं, फाइन। और कुछ इस तरह से लिख लेते। तो कॉलम 1 को कॉपी करेंगे तो 2 1 3। तो कॉलम 1 को कॉपी किया तो 2 1 3। कॉलम 2 को कॉपी करेंगे तो -1 3 2 -1 3 -2। और आपको पता है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया आपका 24। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया आपका 6। उसके बाद आपका इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया -2, इन तीनों का प्रोडक्ट -2। और ये जो हैं इनको ऐड करना होता है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, 28, राइट। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट 9, इन तीनों का प्रोडक्ट 9। उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट 8। आफ्टर दैट इन तीनों का प्रोडक्ट -4 और फिर इनको ऐड कर देंगे तो ये आ गया आपका 13, ये आ गया आपका 13। और आपको पता है डेल्टा का मान नीचे वाले में से ऊपर को घटा देते हैं, यानी 28 -13। तो डेल्टा इज इक्वल टू 28 -13, इसका मतलब 15। डेल्टा का मान कितना आ गया, 15। सो डेल्टा इक्वल टू
15। फाइन। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है x का मान क्या होता है? x का मान होता है आपका डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। फाइन। तो डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं? ये डिटर्मिनेंट सेम होता है, लेट मी कॉपी दिस पोर्शन। ये डिटर्मिनेंट सेम होता है और इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है, लेट मी कॉपी दिस, ये मैं डेल्टा 1 लिखना चाहता हूँ। डेल्टा 1 इक्वल टू x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा है। तो जो इसमें x का कोफिशिएंट होता है, जो ये जो x का कोफिशिएंट है, उसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ? उसकी जगह मैं ये कांस्टेंट लिखता 3, 11, 1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3, 11, 1। ओके। उसके बाद इसको मैं सैरस डायग्राम से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे जो भी डिटरमिनेंट निकालूंगा इस प्रॉब्लम में सैरस मेथड से। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में मैं जैसे रो के सापेक्ष एक्सपेंशन किया जाता है वैसे निकालूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं डेल्टा 1 निकालने के लिए इसको कॉपी कर लिया। लेट मी कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हियर। और उसके बाद आपको पता है ये जो कॉलम 1 है और जो कॉलम 2 है इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। ठीक है। तो अगर कॉपी करूँगा मैं तो यहाँ पर 3, 11, 1, 3, 11, 1। फाइन। उसके बाद -1, 3, -2, -1, 3, -2। फाइन। अब क्या करते हैं? इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया 36। आफ्टर दैट इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट हो गया +2। उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया -22, -22। और फिर इनको जोड़ देते हैं, ये आपका आ गया 16। राइट। उसके बाद ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा ये प्रॉब्लम बड़ी होती हैं। ठीक है। 1, 3, 1 इन तीनों का प्रोडक्ट 3। उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट 12। उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट -44 और फिर इनको जोड़ देते हैं, तो ये आ गया -29, ये आ गया -29। तो जो डेल्टा का मान है, सॉरी डेल्टा 1 रादर, डेल्टा 1 का मान आ गया 16 माइनस, आपको पता है इस नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, 16 माइनस -29 यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी ये 45। डेल्टा 1 इक्वल टू 45। तो x का मान क्या है? x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखिए x का मान डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 यहाँ पे आपने निकाला है 45 और डेल्टा आपने यहाँ निकाला है 15। तो डेल्टा 1 यानी 45 अपॉन 15। तो x का मान 3 आ गया, तो x का मान 3 आ गया। फाइन। उसके बाद आप निकालेंगे y का मान। y इज इक्वल टू होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो जस्ट डेल्टा 2 क्या होता है? जस्ट लेट मी कॉपी दिस। Let me paste it here. So it's okay. This is delta 2, but delta 2 में क्या करना है? जो आपका कॉलम 2 होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा इस कांस्टेंट से 3, 11, 1। ओके, 3, 11, 1। फाइन। यहाँ पे हो गया 3, 11, 1। फाइन।
just let me slide down a bit so that I can write one thing. Just a second, I want to write. हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें y का मान चाहिए और y का मान होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, इसलिए हमें डेल्टा 2 को निकालना है। तो डेल्टा 2 को भी मैं सेरस मेथड से सॉल्व करूँगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, इस वाले प्रॉब्लम में सारे डिटर्मिनेंट सेरस मेथड से करेंगे, तो आपको सेरस मेथड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ओके फाइन। और सेरस मेथड में आपको पता है डिटर्मिनेंट को कॉपी कर लेते और फिर बाकी जो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम है इनको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। फाइन। तो पहला कॉलम कॉपी करेंगे तो 2 1 3 2 1 3, दूसरा कॉलम कॉपी करेंगे तो 3 11 और 1। उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, फाइन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 88, दिस इज 88। और उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका -18। आफ्टर दैट इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो 1 हो गया और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे नीचे जो हैं, इनका मान हो जाएगा 71। फाइन। उसके बाद जस्ट ए सेकेंड, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 33, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -4। आफ्टर दैट इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 12 और फिर आप इनको जोड़ देंगे तो ये मान आ जाएगा 41 और डेल्टा 2 का मान आ जाएगा 71 माइनस 41, यानी डेल्टा 2 इज इक्वल टू 30, राइट। यानी हमारे पास क्या आया, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 30। और आपको पता है y का जो मान होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। फाइन। तो डेल्टा 2 का मान कितना है, यहाँ पे अभी आपने निकाला है 30 है डेल्टा 2, और डेल्टा का मान आपने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ ऑलरेडी, डेल्टा का मान 15 है। फाइन। 30/15, तो ये y का मान आपका 2 आ गया, ठीक। ये प्रॉब्लम केवल कैलकुलेशन इंटेंसिव है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती है, ठीक है, बट कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। तो आइए अब मेरे पास निकालना है मुझे z, और z बराबर होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 3 क्या होता है, z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो z जो डेल्टा 3 होगा उसमें जो डेल्टा होगा सेम होगा, बस जो तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम बेसिकली z का कोफिशिएंट होता है। तो जिसका भी मान निकालना है, जैसे यहाँ पे z का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसके कोफिशिएंट को, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे डेल्टा 3 है, तो जो जिसका भी मान निकालना है z का, तो उसके कोफिशिएंट को डेल्टा में से हटा देते हैं और उसकी जगह कांस्टेंट को लिख देते हैं। तो देखिए ये सारे z के कोफिशिएंट हैं और इस z की कोफिशिएंट की जगह हम लिख देंगे कांस्टेंट के कोफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट है 3 11 1, तो z के कोफिशिएंट की जगह 3 11 और 1, ये क्या है, ये डेल्टा 3 है। फाइन। डेल्टा 3 इक्वल टू, तो फिर हम इसको सेरस मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप एनफ प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी सेरस मेथड में, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फाइन, लेट मी पेस्ट इट हियर। फाइन। उसके बाद क्या करते हैं, सेरस मेथड में कॉलम 1 और कॉलम 2 को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। फाइन। तो कॉलम 1 को कॉपी करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 3 2 1 3 2 1 3 और -1 3 -2 -1 3 -2, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट होता है, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, फाइन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 6। आफ्टर दैट ये 3 का मल्टीप्लिकेशन,
इन तीन का मल्टीप्लिकेशन -33, आफ्टर दैट इन तीन का -6 और फिर इन तीनों को जोड़ देते हैं। फाइन, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो -33। फाइन, इन तीनों को जोड़ देंगे तो -33। फाइन, उसके बाद आपका ये मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 27, ये हो गया 27। आफ्टर दैट इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -44। आफ्टर दैट इन तीन का मल्टीप्लिकेशन -1 और फिर हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो ये जोड़ आ जाएगा आपका -18, 45 27 -18। उसके बाद आपका डेल्टा 3 क्या होता है, जो नीचे का जोड़ आया होता है यहाँ पर, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो -33 -18, तो ये आ गया आपका -15, राइट। ये हो जाएगा आपका -15, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो +18 -33 -15। तो जो z यानी हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा 3 इक्वल टू -15, राइट। तो आपके पास हमारा फाइनल क्या आ गया, जो z का मान क्या होता है, फिर उसके बाद z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो आपने जस्ट अभी डेल्टा 3 का मान ये निकाला हुआ है, डेल्टा 3 -15 है और डेल्टा आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है 15। तो यहाँ पे डेल्टा 3 इक्वल टू -15 अपॉन 15 यानी -1। तो z का मान क्या आ गया, -1। ठीक है, z का मान क्या आ गया, -1। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका z का मान है। उसके बाद आपने यहाँ पर, यहाँ देखिए y बराबर आपने 2 निकाल रखा है, y बराबर 2। तो यहाँ पर y बराबर 2 है, ये आपका मान हो गया, और y बराबर 2। ठीक है, और x आपने कहाँ निकाल रखा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर हो गया आपका x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -1। आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या ये जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, उसको आप यहाँ पर आकर के एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए कि जो भी आपने आंसर निकाला है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखेंगे तो हम अगर पहली इक्वेशन, इन 3 इक्वेशन में से तीनों को सेटिस्फाई करेगा, जो भी एक्स वाई जेड आया है, तो अगर एक्स वाई जेड का मान आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, अगर आपने सोल्यूशन करेक्ट निकाला है तो तीनों इक्वेशन में। तो किसी कम से कम एक इक्वेशन में तो आपको रखकर चेक कर ही लेना चाहिए कि क्या आंसर सही आया है या नहीं। हमने जो भी सोल्यूशन निकाला है, इन तीनों इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला है, उनका सोल्यूशन हमने ये निकाला है, तो यानी ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ एक इक्वेशन में रख के देख लेता हूँ। मान लीजिए मैं पहले इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो ये 2 हो गया, x का मान अभी आपने ऊपर 3 निकाला है, माइनस y का मान 2 है, और उसके बाद z का मान -1 है। तो ये हो गया 6 माइनस 2 माइनस 1 -3 यानी 3। तो आप क्या देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड भी किसके बराबर है, 3 की, यानी हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो एक बार ये मान निकालने के बाद जब आपका एक्स वाई जेड का मान आ जाए तो एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपने करेक्ट सोल्यूशन निकाला है या नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, बस मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये आपके 3 इक्वेशन है, फाइन, आपके ये 3 इक्वेशन है। तो उसके बाद आपने डेल्टा जो कोफिशिएंट का है, डेल्टा जो मैट्रिक्स ऑफ, सॉरी नॉट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं,
तो ये x का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट। ध्यान रहे जब भी आप लिखेंगे कोई भी इक्वेशन तो हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इसी फॉर्म में आप लिखेंगे, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तभी ये करेक्ट आएगा। आप ऑर्डर इंटरचेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज कोफिशिएंट गलत आ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी इक्वेशन लिखें तो हमेशा इसी फॉर्म में लिखें, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और जो भी कांस्टेंट है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, ठीक है। ओके, तो आपका ये डेल्टा ऑल है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा का मान हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, डेल्टा का मान आपका 10 आया है, आप चेक कर लेंगे। x का मान जो होता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, तो x का जब मान निकालते तो डेल्टा 1 कैसे होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, x के कोफिशिएंट की जगह ये कांस्टेंट का कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। तो आपने डेल्टा 1 का मान निकाल लिया -5, तो x का मान डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो ये कितना आ गया -1/2। आप स्वयं चेक कर लेंगे। डेल्टा 2 क्या होता है, सेम डेल्टा होता है, बस जो कॉलम 2 होता है यानी जो y का कोफिशिएंट होता है उसकी जगह, y की कोफिशिएंट की जगह ये कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाते हैं, ये कांस्टेंट आ जाते हैं 1 to 6, राइट। तो डेल्टा 2 का मान आपका -21 आ गया है, तो y का मान जो है 21/20, फाइन। तो उसके बाद डेल्टा 3 बाई डेल्टा, ये z का मान होता है, ठीक है। तो z का मान निकालने के लिए डेल्टा 3 निकालना है, और डेल्टा 3 क्या है, जो z का कोफिशिएंट होता है डेल्टा में उसकी जगह कांस्टेंट का कोफिशिएंट। तो फाइनली आपका डेल्टा 3 का मान -9, तो z का मान -9/10 आ गया, ठीक है। आप देख लेंगे तो आपका ये आंसर है, x इक्वल टू x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 21/10, z इक्वल टू -9/10। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर स्टॉप साइन है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये किस लिए है, हमने सॉल्यूशन वेरीफाई नहीं किया है। तो यू मस्ट वेरीफाई योर सॉल्यूशन कि आपने करेक्ट आंसर ये लाया है या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा हूँ, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थी, फाइन, और आपने ये आंसर निकाला है। तो मैंने ये पहली वाली इक्वेशन ले ली है, उसमें मान रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये फाइनली 1 के बराबर आया है जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन आया है वो करेक्ट सोल्यूशन है, फाइन। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल, सेम प्रॉब्लम है, बट इस बार मैं आपको रो के सापेक्ष एक्सपेंशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेल्टा का मान निकालेंगे। सबसे पहले डेल्टा का क्या होगा, जो आपका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा। तो पहले कॉलम में x का कोफिशिएंट होता है, तो आप देखेंगे 149, तो पहले कॉलम में क्या होगा 149। सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट होता है तो 1 2 -3, तो सेकेंड कॉलम में क्या हो गया 1 2 -3, 1 2 -3। थर्ड कॉलम में क्या होता है z का कोफिशिएंट, तो z का कोफिशिएंट तो हर जगह 1 है, तो z का कोफिशिएंट 1 1 1। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि आप हमेशा जो इक्वेशन दी होती है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ठीक है। पहली बात तो ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, x फिर y फिर z, और जो कांस्टेंट है वो राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू साइन के, फाइन। तो अगर आप यहाँ से डेल्टा का मान निकालेंगे, मुझे पता है आपको डेल्टा का मान निकालने आता होगा, ठीक है। तो दिस वन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ डेल्टा का मान। आई होप जो यहाँ पर मैं शुरू में बताया था आपको ये वाला, ठीक है, इस वाले से आपको डेल्टा का मान निकालने आता होगा, ठीक है, फाइन। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो डेल्टा का मान हो जाएगा आपका 1 टाइम्स, ठीक है, 2 × 1, 2 × 1, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये
ये बीच में लिखा होता है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और 2.1 लिखना होता है तो डेसिमल पॉइंट नीचे आता है इस तरीके से, फाइन। तो आपको ये अंतर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, -3 × 1, उसके बाद ये -1 ये वाला, -1, आफ्टर दैट दिस मल्टीप्लिकेशन 4 × 1 -9 × 1, ओके। तो ये हो गया 4 × 1 -9 × 1 प्लस, सारी प्रॉब्लम ओनली कैलकुलेशन इंटेंसिव है और कुछ नहीं, ठीक है। 1 × 4 × -3 -9 × 2। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया 2, जस्ट अ सेकेंड, इसका मान कितना आ गया, 2 - 3, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी क्या, राइट, दिस इज नॉट, दिस इज माइनस प्लस, राइट, दिस वन, दिस इज the mistakes. Okay, just give me a second, I have done a bit of mistake here. This is not -1. See, this one, after that 2 × 1, fine, minus of -3 × 1, right? So that I have done a mistake, -3 × 1. So ये 2 + 3 यानी 5, और यहाँ से आ गया आपका -5, यहाँ से -5 और माइनस यानी +5, और यहाँ से आ गया 4 × 3 पर -30, तो डेल्टा का मान आ गया -20। सो डेल्टा इक्वल टू -20। अब आप क्या निकालेंगे, डेल्टा 1, ठीक है, आप निकालेंगे क्या, डेल्टा 1, फाइन। तो डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज इफ पॉसिबल, फाइन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो डेल्टा 1 का मान कैसे निकालेंगे, जस्ट लेट मी कॉपी दिस डेल्टा पोर्शन, बिकॉज डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा एक्सेप्ट कॉलम 1। सो दिस इज डेल्टा, तो इसको मुझे डेल्टा 1 बनाना है, फाइन। सो दिस इज डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 है, तो हमें कॉलम 1 जो x का कोफिशिएंट है इसको रिमूव करना होगा और इसकी जगह ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट लाने होंगे, 8, 11 और 6, फाइन, 8, 11, 6, 8, 11, 6, फाइन, 8, 11 और 6। तो आप डेल्टा 1 का मान खुद निकाल लेंगे। फाइनली डेल्टा 1 का जो मान आएगा वो आएगा आपका -10, डेल्टा 1 का मान आएगा -10, आप खुद से निकाल के वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो x का जो मान होता है, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, फाइन। तो डेल्टा 1 -10, और आपने अभी पहले डिटर्मिनेंट के थ्रू डेल्टा का मान यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, डेल्टा का मान -20 है, तो डिवाइड बाई -20, डेल्टा इज इक्वल टू -20 यानी 1/2, फाइन। तो x का मान 1/2। सिमिलरली डेल्टा 2 क्या होगा आपका, डेल्टा 2 होगा आपका एग्जैक्टली डेल्टा को मैं कॉपी कर लेता, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो y का मान होता है, फाइन, जो y का मान होता है वो होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं, जो ये y का कोफिशिएंट होता है यानी कॉलम 2, उसको रिप्लेस कर देते हैं। आप देखेंगे तो ये जो कोफिशिएंट हैं
ये y के कोफिशिएंट है, फाइन, ये y के कोफिशिएंट है 1 2 -3, तो इनको रिप्लेस कर दिया जाता है कांस्टेंट के द्वारा 8 11 6, फाइन। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 8 11 6, कॉलम 2 को मैं रिमूव करता हूं और इसकी जगह 8 11 6, 8 11 6, और यहाँ से और ये आपका बन जाएगा डेल्टा 2। तो और डेल्टा 2 का आप मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा 2 इक्वल टू -30। आप खुद से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, -30, फाइन। और y का जो मान होता है वो होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा 2 का मान अभी आपने निकाला -30, और डेल्टा आपका यहाँ पर -20 है, फाइन। तो डेल्टा का मान -20, तो -30 डिवाइड बाई -20, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो y का मान क्या आ गया 3/2, y इज इक्वल टू 3/2, फाइन। उसके बाद आपको z का मान चाहिए, तो z इज इक्वल टू, लेट मी राइट ऑन अनदर पेज। तो आपको पता है z का मान होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, और आपको पता है डेल्टा 3 क्या होता है, सेम डेल्टा, बस इसमें जो z का कोफिशिएंट होता है, जिसका मान निकालना होता है, उसके कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट के द्वारा। व्हाट हैपेंड, जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकेंड, just let me copy this portion, copy, let me paste it here, fine। हाँ, तो ये आपका डेल्टा 3 हो गया, बशर्ते जो z का मान निकाल रहे हैं, तो जो z के कोफिशिएंट हैं डेल्टा में, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा कांस्टेंट के द्वारा 8 11 6। तो लेट मी रिमूव दिस पोर्शन, और इसकी जगह आ जाएगा आपका 8 11 और 6। तो डेल्टा 3 का मान आप स्वयं निकाल लीजिएगा। डेल्टा 3 का जो मान आएगा वो आपका आएगा -120। सो जो z का मान है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 का मान -120 और डिवाइड बाई डेल्टा का मान -20 आया है, आप यहाँ से देख सकते हैं डेल्टा का मान -20, फाइन। डेल्टा का मान -20, तो ये हो गया यानी 6, तो z इज इक्वल टू 6। तो ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। सबसे पहले आपने x निकाला था यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 1/2, फाइन। x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 3/2 और z इक्वल टू 6। तो ये आपके आंसर हो गए, फाइन। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। आंसर है x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 3/2 एंड z इज इक्वल टू 6। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कुछ भूल रहे हैं हम लोग? यस, क्या भूल रहे हैं आप? हमने इसको वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है, कि ये करेक्ट सोल्यूशन है या नहीं। तो आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख करके आप इसको पहले वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि क्या आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो मैं इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कॉपी कर लेता और किसी एक को आप वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है, और तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ये, ठीक है, फाइन। तो ये आपका इक्वेशन है और हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पर है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस, जस्ट अ सेकेंड, copy and let me paste it here so that I can see it here only, फाइन। तो मैं किसी एक इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई करा दे रहा हूँ, देख लेते हैं यहाँ पर। तो x का मान रखेंगे तो ये 1/2,
y का मान कितना है 3/2 और z का मान कितना है 6। तो ये देखेंगे 1/2 और 3/2 ये 2 हो जाएगा, यानी ये 2 हो गया, 2 ये 1 + 3 और प्लस ये 6, तो ये 4/2 यानी 2 + 6, तो ये कितना हो गया 8। तो आप क्या देख रहे हैं, यही किसके बराबर है RHS के। तो ये हमारा जो सोल्यूशन आया वो करेक्ट है। फाइन। तो बस नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए कि डिटर्मिनेंट निकालने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इस प्रॉब्लम में डिटर्मिनेंट निकालने में ही गलती होती है, ठीक है, और कोई गलती नहीं होती है। तो दिए गए समीकरण को क्रेमर नियम द्वारा हल करें। ये आपके पास इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, और आप फिर से ध्यान देंगे पहले x फिर y फिर z इसी ऑर्डर में, और कांस्टेंट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फाइन। उसके बाद हमारे पास डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट्स होते जो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हिस्से होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। तो पहला वाला ये x का कोफिशिएंट है 613, फाइन। ये फिर उसके बाद ये y का कोफिशिएंट है, ये z का कोफिशिएंट है। तो डेल्टा का मान आप निकाल लेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो डेल्टा का मान 91। तो और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है, इस ऑर्डर में। फिर डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, जो x के कोफिशिएंट हैं, ये x के कोफिशिएंट है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, कांस्टेंट के द्वारा। तो ये कांस्टेंट के द्वारा रिप्लेस हो गए। डेल्टा 1 का मान कितना आ गया 91, तो x का मान डेल्टा 1 डेल्टा, यानी x का मान 1। y बराबर होता है आपका डेल्टा 2 डेल्टा, और डेल्टा 2 क्या होता, सेम डेल्टा, बस ये जो y के कोफिशिएंट होते हैं, जो y के कोफिशिएंट होते हैं उनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं आपको, ये जो पहला कॉलम होता है इसमें x का कोफिशिएंट होता, जो दूसरा कॉलम होता है इसमें y का कोफिशिएंट होता, जो तीसरा कॉलम होता है उसमें z का कोफिशिएंट होता। तो जब भी देखिए x का जब मान निकालते हैं, जब x का मान निकालते हैं तो डेल्टा 1 डेल्टा, तो जो x का कोफिशिएंट होता है उसी को हम रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट जो होता है उसके द्वारा। जब y का मान निकालते हैं, तो जब y का मान निकालते हैं तो जो y का कोफिशिएंट होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट के द्वारा। सिमिलरली जब z का मान निकालते हैं तो जो z का कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट के द्वारा रिप्लेस करते हैं। तो जब डेल्टा 2 को आपने रिप्लेस कर दिया इसके द्वारा और फिर डिटर्मिनेंट का मान निकाला, तो डेल्टा 2 = 182 और y = डेल्टा 2 डेल्टा, तो ये मान आ गया 2 आपका। फाइन। z बराबर होता है डेल्टा 3 डेल्टा, तो डेल्टा 3 फिर से आपने z के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरीके से है, यहाँ से उसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया गया है। डेल्टा 3 का मान है आपका 91, तो z = 1, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। और स्टॉप साइन फिर से आ गया, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि हमने सोल्यूशन को वेरीफाई नहीं किया है। तो आप सोल्यूशन को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर है जो पिछला प्रॉब्लम है। देखिए आपका ये जो आंसर था इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ये आपका आंसर है, ठीक है। और मैंने ये आपके इक्वेशन है तीनों, और मैंने इसको इक्वेशन 1 को वेरीफाई करा लिया है, ठीक है। तो ये वेरीफाइड है, ठीक है। ये आपको स्वयं से करने के लिए है, ये आपके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस प्रॉब्लम समझिए, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, मैं बता देता हूं ताकि आप वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो एक्सपेंशन मेथड होता है, सैरस मेथड, उसके द्वारा भी आप एक्सपेंड करके कर सकते हैं, और जो आपका एक्सपेंशन रो के सापेक्ष होता है उससे भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्रेमर्स रूल में प्रॉब्लम प्रैक्टिस की होती है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से ज़्यादातर गलत हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने इसीलिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लिया है। एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, हाँ, इसका आंसर तो मैंने दे ही दिया, ठीक है। तो ये भी एक और आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आपका आंसर है
ये दिया हुआ, ठीक है। वैसे भी अगर मैं आंसर नहीं देता हूं तो आपको मैं बता चुका हूं कि अपने आंसर को कैसे वेरीफाई करना है। ये सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तीनों इक्वेशन को, जो भी एक्स वाई जेड आएगा, तो वो आप वैसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ये था क्रेमर्स रूल आपका। क्रेमर्स रूल में मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट में एक्स का मान निकालें, या एक्स का या वाई का या फिर जेड का। डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा। डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्रेमर्स रूल की कंडीशन है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट, और एक्स वाई जेड का मान इनफाइनाइट, सॉरी डेल्टा का मान अगर जीरो हो गया तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जितनी भी हमने प्रॉब्लम की है उसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, और इस केस में जो एक्स वाई जेड का मान आता है वो यूनिक आता है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन होता है एक्स वाई जेड का। यूनिक सोल्यूशन का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। फाइन। और किसी भी इक्वेशंस का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो वैसे इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, संगत समीकरण। फाइन। हमने इस केस को डिस्कस नहीं किया है जो डेल्टा इक्वल टू जीरो है, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है तो इसमें दो केस बनते हैं। एक तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, यानी अनंत हल हो सकते, या नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं हो सकता। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो में दो कंडीशन बनती है। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है तो उसे कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, और जब कोई सोल्यूशन नहीं आता है यानी नो सोल्यूशन तो उसे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, यानी असंगत समीकरण। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन हो, या तो यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। हम इसको और डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज पे, जब मैट्रिक्स चैप्टर होगा वहां पर, ठीक है। क्योंकि देखिए डेल्टा इक्वल टू जीरो में दो कंडीशन आती है, इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन, ठीक है। कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते, कब नो सोल्यूशन होता, इसका डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात आपको बता देते, कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब कोई सोल्यूशन मिल जाए, या तो यूनिक मिल जाए या इनफाइनाइट। अगर सोल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है यानी नो सोल्यूशन तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। आज हमने जो क्रेमर्स रूल में पढ़ा था वो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो यानी यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट इक्वेशन, ये बात की है। डेल्टा इक्वल टू जीरो ये जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई आपका सजेशन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट।